आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर। हमने पहले वाली क्लास में प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर चर्चा की थी कि रिपब्लिक जो प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका मूल उद्देश्य न्याय के सिद्धांत की खोज करना ही था और न्याय को प्राप्त करने के लिए, है ना, शिक्षा उसके लिए उसका मुख्य स्रोत या माध्यम है। जैसा कि प्लेटो ने लिखा है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है और प्लेटो की मान्यता भी थी कि किसी भी श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन के निर्माण के लिए श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली का होना आवश्यक है। उसकी रिपब्लिक की जो 4 पुस्तकें थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें उसने प्रमुख रूप से एक आदर्श राज्य के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। उनकी यह भी मान्यता थी कि राज्य अनायास, है ना, निराधार निर्मित नहीं होते, बल्कि उसका निर्माण ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है जो श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि के लिए तैयार रहते हैं, लालायित रहते हैं। अतः जिस सीमा तक किसी राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, उसी सीमा तक राज्य के भी श्रेष्ठ होने की संभावना होती है ना। व्यक्ति राज्य प्रासाद का जो निर्माण है ना, जो राज्य रूपी महल है, उसका निर्माण करने वाली ईंटें हैं और जिनकी मजबूती तथा श्रेष्ठता पर ही राज्य की मजबूती तथा श्रेष्ठता अवलंबित होती है। अतः प्लेटो ने इस प्रश्न को मूलभूत माना है और अपने दर्शन में इसे मुख्य स्थान दिया है कि व्यक्ति को किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया जाए, जिससे कि आदर्श राज्य के निर्माण का उसका जो सुंदर सपना है वो साकार हो सके। तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से ही उसने एक श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली को ही उचित माना और इसीलिए रिपब्लिक में शिक्षा पर उसने इतना गहन विस्तृत चिंतन किया है। प्लेटो शिक्षा के महत्व को बताते हैं, है ना, और वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने इसे रिपब्लिक का मुख्य विषय ही मान लिया है कि प्लेटो को का जो रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है उसको न्याय माना जाता है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा का इतना महत्व है कि यह रिपब्लिक का मुख्य विषय हो जाता है। जैसा कि रूसो भी कहते हैं कि यह पुस्तक राजनीतिक रचना नहीं है, बल्कि शिक्षा के ऊपर एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। और शिक्षा के महत्व को बताते हुए प्लेटो कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी क्या मान्यता है कि राज्य प्रथम और सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान है। श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली द्वारा कोई भी सुधार संभव हो सकता है। अगर शिक्षा श्रेष्ठ है तो हम किसी भी प्रकार का सुधार कर सकते हैं। यदि राज्य शिक्षा की उपेक्षा करता है तो उसका महत्व ही नगण्य हो जाता है, चाहे वह अन्य कितने भी कार्य क्यों न करे। अगर शिक्षा को राज्य ने उचित स्थान नहीं दिया तो उसके सारे जो कार्य हैं वो नगण्य हैं। डनिंग कहते हैं इसके लिए कि प्लेटो के राज्य का प्रमुख कार्य शैक्षणिक है ना, और इसी के साथ प्लेटो ने महत्व बताया है कि शिक्षा क्यों होनी चाहिए। शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि शिक्षा सिद्धांत न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को न्याय सिद्धांत पर आधारित किया है और इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा के एक प्रमुख साधन के रूप में उन्होंने किसका महत्व स्वीकार किया? शिक्षा का महत्व, कि न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम ही शिक्षा है। न्याय सिद्धांत के अनुसार राज्य के प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता एवं प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित किए हुए कार्य क्षेत्र में काम करते हुए श्रेष्ठता की प्राप्ति करनी चाहिए। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, है ना, और एक सामान्य शिक्षा प्रणाली उस विशिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षण देगी तथा उस कार्य के निस्वार्थ भाव से संपादन के लिए वह प्रेरणा देगी जो कि न्याय की आवश्यकता है ना। व्यक्ति अपने कार्य को अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपने कर्तव्य से तभी पूरा कर सकता है जब उसको प्रशिक्षण मिले और वह निस्वार्थ भाव से कार्य कर सके, है ना। और ये सब चीज़ें उसको कहाँ से मिलती है? शिक्षा से। तो प्लेटो कहते हैं कि वास्तव में एक श्रेष्ठ शिक्षा ही, है ना, न्याय सिद्धांत को स्थापित कर सकती है। उन्होंने महत्व बताते हुए कहा है कि नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होनी, कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत सद्गुण ही ज्ञान पर आधारित है। हमने बताया था कि वर्च्यू इज नॉलेज, इस पर आधारित है पूरा इसका सिद्धांत। उसका क्या अभिप्राय है कि संसार में कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ सत्य हैं जिसका ज्ञान आंतरिक अनुभूति, कल्पना या भाग्य से नहीं होता, बल्कि विवेक से होता है ना, और या तर्क संगत अनुसंधान से हो सकता है। यदि सद्गुण ही ज्ञान है तो इसे किसके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है? केवल शिक्षा के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। और इसलिए
नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए एक श्रेष्ठ शिक्षा का प्रबंध करना बहुत जरूरी है। फिर वो कहते हैं महत्व को कि शिक्षा द्वारा प्राकृतिक क्षमता का विकास किया जा सकता है। देखिए, सामान्यतः दो तत्व, प्रकृति है ना और परिपोषण, व्यक्ति के चरित्र निर्माण हेतु समान रूप से इनकी अनिवार्यता स्वीकार की जा सकती है। यद्यपि परिपोषण मानव प्रकृति का निर्माण नहीं कर सकता, फिर भी समुचित परिपोषण के अभाव में मानव प्रकृति के विकृत होने की अत्यधिक संभावना है। पोषण बहुत सही होना चाहिए, साथ ही उसकी उपस्थिति होने पर मानव प्रकृति के अच्छे होने की आशा की जा सकती है। शिक्षा वह परिपोषण है जिससे श्रेष्ठ तथा निकृष्ट होने पर मानव की प्राकृतिक क्षमता या समुचित विकास में कमी हो जाती है ना। वो परिपोषण करती है शिक्षा, और अगर वह श्रेष्ठ है तो समुचित विकास होगा, और अगर शिक्षा निकृष्ट है तो उसका विकास नहीं हो सकता, उसमें कमी आ जाएगी, विकास का ह्रास होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है एक तरह से आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करने का कार्य भी करती है। कि शिक्षा का उसने उद्देश्य बताया है कि वह उसके जो आत्मचक्षु हैं, आत्मा की जो आँखें हैं, उसमें उसको प्रकाश करने का कार्य करती है। आत्मा में अनेक श्रेष्ठ वस्तुओं का आवास होता है। हमारी जो आत्मा है उसमें अनेक श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, और इन्हीं आत्मनिहित श्रेष्ठ वस्तुओं को बाहर लाना, उन्हें सही दिशा में गतिमान करना, है ना, प्लेटो के अनुसार क्या है, यही शिक्षा का कार्य है। तो शिक्षा एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आत्मा को अपने विकास के प्रत्येक स्तर पर सहायता करती है। तो शिक्षा के द्वारा क्या किया जाएगा, आत्मा को पल्लवित, पुष्पित और शोभित किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा का एक सामाजिक पहलू भी बताया, है ना, कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है और के रूप में, मतलब व्यक्ति को समष्टि के स्थान पर अपना समन्वय बैठाने की में भी सहायता करती है ना। व्यक्ति को समष्टि के साथ साथ अपना जो समन्वय बैठाने की भी सहायता करती है। वह व्यक्ति में सत्यवादिता उत्पन्न करती है, उसमें आज्ञाकारिता, आत्मसंयम, जो सारे समष्टि हितकारी गुण है ना, पूरे सभी लोगों के लिए आवश्यक, उसे छल, प्रपंच, पाखंड आदि से बचाकर उसका समुचित सामाजिक करने का कार्य कौन करती है, शिक्षा। शिक्षा के अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता। तो शिक्षा के कारण समाज की जो विभिन्न इकाइयां हैं उसमें सामाजिक चेतना एक साथ, है ना, और एक रूपता स्थापित करना, सामाजिक हित की आवश्यकताओं को पूरा करना है, इन सभी कार्यों को करने का कार्य कौन करती है, शिक्षा। तो प्लेटो ने इसे व्यक्ति के मानसिक रोगों का नैतिक उपचार माना है। जैसा कि बारकर कहते हैं कि शिक्षा सामाजिक सदाचार का मार्ग है और सामाजिक सफलता का नहीं। इसमें सामाजिक सफलता की बात नहीं है, बल्कि एक तरह से सामाजिक सदाचार का कार्य करती है कौन, शिक्षा, और यह सत्य तक पहुंचने का भी मार्ग है। तो शिक्षा का ये बहुत बड़ा उन्होंने सामाजिक पहलू बताया। शिक्षा का वह एक राजनीतिक पहलू भी बताते हैं। वह कहते हैं कि शिक्षा विषयक कार्य राज्य के कार्यों में प्रमुख तथा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षा का महत्व इस बात में है कि वह नागरिकों को उनके राज्य के नैतिक जीवन में भाग लेने योग्य बनाती है। और आदर्श राज्य में जो सर्वोच्च स्थान प्लेटो ने दार्शनिक शासक को प्रदान किया एवं संरक्षक वर्ग और उत्पादक वर्ग की तुलना में जो महत्वपूर्ण स्थान उनको दिया गया है, उसका आधार भी क्या है, शिक्षा है। प्लेटो का दार्शनिक शासक सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ स्थान पर इसलिए प्रतिष्ठित है, उसकी शासन करने की प्राकृतिक क्षमता का किसके द्वारा विकास हुआ है, शिक्षा के द्वारा विकास हुआ है। तो शिक्षा के माध्यम से उसने संपूर्ण आदर्श इच्छा इसका साक्षात्कार किया है। फिर वो कहते हैं कि इसका एक दार्शनिक महत्व भी है शिक्षा का, कि भाई शिक्षा क्यों आवश्यक है राज्य में, उसका दार्शनिक महत्व भी है। तो व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व के अतिरिक्त शिक्षा एक दार्शनिक महत्व देती है। वह अपने आप में एक अच्छाई है। उसका अंतिम लक्ष्य उस सत्य की खोज करना है जो काल तथा स्थान की पहुंच से बहुत दूर है और जो सृष्टि की सभी वस्तुओं का मूल कारण है ना, जो अपनी विभूति से सदा प्रकाशित करती रहती है, जिसकी ज्योति से समस्त चराचर प्रकाशित होता रहता है। तो इसलिए दार्शनिक रूप से भी, क्योंकि शिक्षा अपने आप में एक अच्छाई है, तो दार्शनिक रूप से भी वह उसका अपना महत्व है ना। प्लेटो ने जो शिक्षा योजना दी थी, देखिए उसकी एक पृष्ठभूमि है। उस समय जो दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ वहाँ पे प्रचलित थीं। एक शिक्षा पद्धति थी एथेंस की और दूसरी थी स्पार्टा की, और दोनों ही शिक्षा प्रणालियों में बहुत ही मतलब अंतर था। उनकी कुछ अपनी विशेषताएं भी थी, तो उनकी अपनी कुछ कमियां भी थी। जैसे एथेंस की शिक्षा प्रणाली को आप लीजिए, कि जो उस समय चला करती थी एथेंस में, कि वह जो शिक्षा थी वो व्यक्तिगत हाथों में थी। एथेंस की शिक्षा प्रणाली
व्यक्तिगत हाथों में, वहाँ नागरिकों की शिक्षा का प्रबंध राज्य नहीं करता था। शिक्षा देना जो है परिवार का कार्य समझा जाता था। कि रोमन साम्राज्य के समय तक यहाँ राज्य की ओर से कोई स्कूल नहीं थे। एक नियम बना रखा था कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करें। तो एथेंस के अंदर एक तरह से व्यक्तिगत शिक्षा हो गई और सोफिस्ट तथा आइसोक्रेट्स चिंतकों द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तिगत आधार पर ही संपन्न किया जाता था। वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वहाँ पे उस शिक्षा व्यवस्था के भी 3 सोपान उन्होंने बना रखे थे, जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा सैनिक शिक्षा। और वह इसी आधार पर शिक्षा प्रदान करते थे। एथेंस की इस व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली जो दी जाती थी उनको शिक्षा, उसके अंतर्गत इन्होंने 14 से 18, जैसे बच्चों को 14 से 18 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा मिलती थी, ठीक है ना। और 6 साल से 14 साल तक उनको प्राथमिक शिक्षा मिलती थी। 6 से 14 प्राथमिक, 14 से 18 माध्यमिक, है ना। और 18 से 20 वर्ष तक उनको सैनिक शिक्षाएं दी जाती थी, है ना। तो प्लेटो के अनुसार एथेंस की शिक्षा जहाँ एक और युवक का समुचित मानसिक और शारीरिक विकास करती थी, वहीं उसमें दूसरा दोष था कि शिक्षा राज्य द्वारा नहीं दी जाती थी, परिवार की जिम्मेदारी समझी जाती थी और माता पिता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा राज्य की आवश्यकताओं तथा उसकी जो प्रकृति है उसके अनुसार नहीं होती थी और उत्तम नागरिक तैयार करने के स्थान पर क्रांतिकारी भ्रष्ट राजनीतिक भी उत्पन्न करती थी। तो प्लेटो के मन में इस शिक्षा का ये एक दोष था कि भाई एथेंस के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है वो चूँकि व्यक्तिगत है, इसलिए पूर्णतः सही नहीं है ना। और उसने स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली का भी अध्ययन किया कि यूनान में जो दूसरी शिक्षा पद्धति चलती थी वो कौन सी थी, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। इसमें प्लेटो पर जो ये शिक्षा प्रणाली थी उसका प्रभाव प्लेटो पर ज़्यादा पड़ा, क्योंकि इसमें जो योद्धा राज्य में एथेंस के सर्वथा विपरीत प्राचीन काल से राज्य की ओर से जो कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी, यहाँ शिक्षा परिवार का कोई स्थान न था, है ना। 7 वर्ष की आयु से बालक राज्य के एक अधिकारी को सौंप दिए जाते थे और शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो युवकों को कठोर सैनिक प्रशिक्षण द्वारा वीर क्षत्रिय योद्धा बनाना था, ताकि वे स्पार्टा की रक्षा कर सके। और इन युवकों की अनेक प्रकार की कठिन परीक्षाएं ली जाती थी, लेकिन विशेषता ये भी थी कि स्त्रियों को भी वहाँ पर शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। तो यह शिक्षा पद्धति उन दिनों इतनी प्रसिद्ध थी कि एथेंस से शिक्षा ग्रहण करके युवक यहाँ स्पार्टा आते थे और अपनी इस सैनिक शिक्षा पद्धति के कारण स्पार्टा ने एथेंस का जो है वो पराभव किया और वहाँ अन्य नगर राज्यों की भांति शासन प्रणाली में परिवर्तन नहीं होते थे। जब प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक लिखी तब स्पार्टा में अपने राजनीतिक उत्कर्ष और प्रसिद्धि के शिखर पर था और उस पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। तो उसने अपने आदर्श राज्य की अनेक विशेषताएं स्पार्टा से ग्रहण की और उसकी शिक्षा पद्धति पर इसकी स्पष्ट छाप मिलती है। किंतु स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में भी कई दोष थे, है ना। और इसका पाठ्यक्रम बहुत ही संकुचित था, एकांगी था, सैनिक शिक्षा को प्रधानता देते हुए था। और इस प्रकार मतलब ये है कि जो स्पार्टावासी थे वो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते थे। तो यूनान के प्राचीन साहित्य से वे परिचित ही नहीं थे। वहाँ केवल शारीरिक शिक्षण था, मानसिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण वहाँ पे उपेक्षित था। अतः ऐसी शिक्षा भी क्या एक मनुष्य को पूर्ण नहीं बना सकती है। तो देखिए प्लेटो के समय एथेंस की शिक्षा प्रणाली और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली, है ना, दोनों प्रकार की। तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उन्होंने दोनों की शिक्षा प्रणालियों को अपने सामने रखते हुए एक योजना बनाई और अपने आदर्श राज्य के लिए प्लेटो ने जिस शिक्षा की योजना को अपनाया वह मुख्यतः कैसी थी, राज्य के नियंत्रण में। एक तो राज्य नियंत्रण वाली शिक्षा होनी चाहिए और राज्य के अतिरिक्त या अन्य किसी के भी द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य का संपादन किया जाना उचित नहीं मानता था। तो शिक्षा के राजकीय नियंत्रण के साथ साथ उसने यह व्यवस्था की कि संरक्षक वर्ग के स्त्री तथा पुरुष इस शिक्षा योजना से लाभ उठा सके। तो अपने शिक्षा योजना को प्लेटो ने मुख्य रूप से तो 2 स्तर में बांटा, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और प्रारंभिक शिक्षा के उसने 2 भाग कर दिए थे जिसमें सैनिक शिक्षा भी आती है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो 6 से 20 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा। ये जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह सभी के लिए अनिवार्य थी और इसकी जो अवधि थी, है ना, किस आयु तक स्कूल ली जाती है, तो 6 से 18 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे थे वो उसको पढ़ते थे, है ना। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था कि नैतिक एवं शारीरिक विकास से परिपूर्ण नागरिक तैयार करना। और इसका जो पाठ्यक्रम था
वह पाठ्यक्रम था व्यायाम, खेलकूद, संगीत एवं नैतिक ज्ञान। इसी के साथ आप देखिए कि प्रारंभिक शिक्षा में 6 से 18 वर्ष तक की आयु पूरी करने की थी और सैनिक शिक्षा भी सभी के लिए अनिवार्य थी और उसके अंदर उन्होंने 18 से 20 वर्ष तक की आयु के जो थे उनको ये शिक्षा दी जाती थी। और इस शिक्षा का क्या उद्देश्य था कि राज्य के लिए कुशल, प्रशिक्षित और अनुशासित सैनिक वर्ग तैयार करना, है ना। और इस वाले पाठ्यक्रम में उन्होंने सैनिक गतिविधियों से संबंधित शिक्षण एवं ज्ञान को रखा। तो आप ये देखिए कि प्लेटो ने एथेंस राज्य में जो कला प्रधान शिक्षा थी, स्पार्टा राज्य में जो सैन्य शिक्षा थी, है ना, इन दोनों नगर राज्यों में जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था थी उसको स्वीकार किया और अपने आदर्श राज्य के लिए इस प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार किया कि जिसमें दोनों प्रकार की शिक्षाओं का समावेश हो, है ना। तो आप ये देखिए कि प्राथमिक शिक्षा के द्वारा प्लेटो शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से सबल सैनिक वर्ग के नागरिकों का निर्माण करना चाहता था। अतः प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उसने व्यायाम तथा संगीत को सम्मिलित किया, है ना। प्लेटो कहते भी हैं कि शरीर के लिए व्यायाम तथा आत्मा के लिए संगीत आवश्यक है। तो शारीरिक शिक्षण के साथ मानसिक विकास के लिए संगीत को रखा गया और प्लेटो की दृष्टि से संगीत सब विस्तृत था। संगीत का मतलब केवल गाना बजाना नहीं था, है ना। यह काव्य, साहित्य, गीत, नृत्य, मूर्ति, चित्र आदि सभी ललित कलाओं का प्रतीक था। कौन? संगीत। तो संगीत का शिक्षण वह नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी मानता था। संगीत एवं अन्य ललित कलाएं मनुष्य के मन को क्या करती हैं? सुशिक्षित करती हैं, उसमें उत्साह तथा विवेक बढ़ती हैं और प्रसुप्त शक्ति का विकास करती हैं। और संगीत की शिक्षा का पाया हुआ व्यक्ति सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करेगा, उसमें आनंदित होगा, अपनी आत्मा और विकास के लिए पोषण करेगा, अपनी आत्मा को ग्रहण करेगा तथा इस प्रकार स्वयं का भला करेगा और सुंदर बनेगा। ठीक है ना। प्लेटो जिस प्रकार का शारीरिक शिक्षण द्वारा जैसे अपने राज्य से डॉक्टरों को निर्वासित करना चाहता है, उसी प्रकार संगीत की शिक्षा द्वारा वकीलों और न्यायालयों का भी वह बहिष्कार करना चाहता है। वो कहता है डॉक्टर की मेरे को जरूरत ही नहीं है। और अगर इस प्रकार की शिक्षा होगी तो यदि संगीत और गानों की शिक्षा दी है तो नागरिकों के मन में क्या होगा? राज्य की व्यवस्थाएं वैसे अंकित कर दी जाएंगी और वह अपने आप ही उसका पालन करेंगे, कोई कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने संगीत और इसको रखा जिससे कि एक बहुत ही आदर्श राज्य के अच्छे आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। वो कहते हैं प्लेटो कहते हैं मुझे एक देश के लिए उचित प्रकार के गीत लिखने दो, किसी व्यक्ति को उस देश के कानून को बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अब प्रारंभिक शिक्षा संबंधी जो विश्लेषण हमने देखा, है ना, इसमें हमने क्या देखा कि 18 वर्ष तक वो इस प्रकार की शिक्षा देता है और 18 से 20 वर्ष के लिए वो 2 वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण देना चाहता है। तो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित जो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत व्यायाम और संगीत का प्रशिक्षण तो हो गया, है ना, लेकिन 18 से 20 तक की आयु तक 2 वर्ष की अवधि में उस सैनिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उसके समाप्त होने पर जो व्यक्ति सबसे अधिक योग्यता का परिचय देगा उन्हें क्या करेंगे? उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए चुन लिया जाएगा और शेष को सैनिक वर्ग में सम्मिलित करके उनके अनुरूप कामकाज के अंदर लगा दिया जाएगा, है ना। फिर वो कहते हैं उच्च शिक्षा की बात करते हैं और उच्च शिक्षा जो है केवल किसके लिए? आदर्श शासक बनाने के लिए। उन्होंने इसको भी मतलब 2 स्तर में बांटा है उच्च शिक्षा को भी। उन्होंने कहा 20 से 30 वर्ष तक का शिक्षण जो है और 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। हालांकि ये उच्च शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत ही दी जाएगी। तो उच्च शिक्षा के प्रथम स्तर पर प्लेटो विज्ञान और तर्क के अध्ययन पर बल देता है। वो कहते हैं कि उच्च शिक्षा में क्या आना चाहिए? विज्ञान और तर्क। क्यों? क्योंकि विज्ञान तथा तर्क के आधार पर सत्य का अन्वेषण करना ही उच्च स्तरीय शिक्षा का लक्ष्य होगा। सत्य की खोज करना ही उच्च स्तर शिक्षा का जो है लक्ष्य होगा। जिन सत्यों का व्यक्ति ने प्राथमिक शिक्षा काल में भावात्मक तथा कलात्मक रूप में कला के माध्यम से वर्णन किया, उन्हीं का सानिध्य अब उसे तर्क तथा विज्ञान के द्वारा प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। तो विज्ञान के पाठ्यक्रम विषयों में उन्होंने किस किस विषय पर जोर दिया? देखिए, उच्च शिक्षा में गणित को विशेष महत्व दिया। जैसा कि अपन ने पहले देखा ही था कि उन्होंने अपनी अकादमी के बाहर ही लिख रखा था गणित का जानकारी इसके अंदर ही मतलब है ना प्रवेश ले सकता है। तो प्लेटो अंकगणित का दार्शनिक महत्व मानता था क्योंकि इसमें शुद्ध सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए शुद्ध प्रज्ञा के व्यवहार की आवश्यकता होती है। साथ ही उसने अंकगणित का व्यवहारिक महत्व भी स्वीकार किया। वे कहते हैं कि सेनापति के लिए संख्या ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा उसे अपनी सैनिक टुकड़ियों को व्यवस्थित करना ही नहीं आएगा। अंकगणित के साथ साथ रेखागणित का अध्ययन भी उसने व्यवहारिक माना और इसी प्रकार विज्ञान के अन्य विषय ज्योतिष, संगीत, शास्त्रीय ज्ञान, है ना, जिससे उसने अपने पाठ्यक्रम पर स्थान दिया। ज्योतिष में वो केवल ग्रह नक्षत्रों की गतियों के स्थूल ज्ञान पर ही ध्यान नहीं देता,
इन गतियों को उत्पन्न करने वाले कारणों पर भी वह बल देता है। तो आप ये देखिए कि 30 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा पाने वाले संरक्षक में पुनः एक अन्य चुनाव में परीक्षा होती है और इसमें योग्य समझने वाले व्यक्ति ही राज्य को दार्शनिक शासक बनेंगे। और इसके लिए 5 वर्ष तक अर्थात 30 से 35 वर्ष की आयु तक प्लेटो क्या करता है, एक और उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करता है। और वह शिक्षा कैसी है, द्वंद्वात्मक शिक्षा होगी, डायलैक्टिक शिक्षा होगी, जिसमें दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो यदि गणित शास्त्र भौतिक पदार्थों से अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ने का प्रथम सोपान है, तो जो विशुद्ध विचार हैं, है ना, वो अंतिम सत्य के विचार तक पहुंचने के लिए द्वितीय सोपान क्या है, दर्शन शास्त्र है। पहला सोपान उन्होंने क्या माना कि गणित शास्त्र और भौतिक, ये तो प्रथम सोपान है जो कि उसको चिंतन करने को मजबूर करते हैं। और आगे ऊपर तक पहुंचने के लिए दूसरा सोपान उन्होंने क्या, दर्शन शास्त्र। तो इसका भी उन्होंने महत्व बताया कि 35 वर्ष की आयु तक शिक्षा देने के बाद भी प्लेटो संरक्षकों के शिक्षण को अपूर्ण ही मानता है ना। वो कहता है कि अभी तक उन्हें कोरी बौद्धिक शिक्षा मिली है, उन्हें संसार का क्रियात्मक अनुभव तो अभी हुआ ही नहीं है। तो अतः प्लेटो के अनुसार हर प्रकार से श्रेष्ठ सिद्ध हो वे आगे के 15 वर्ष तक संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर क्या प्राप्त करेंगे, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार 50 वर्ष तक की उम्र तक हर अग्नि जो परीक्षा होती है वो उसमें खरे उतरेंगे, तभी वे एक अच्छे दार्शनिक शासक बनेंगे और राज्य को संभालने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा है उसके अंदर एथेंस और स्पार्टा दोनों, जिसमें कला प्रधान और सैन्य प्रधान दोनों शिक्षा को लिया, है ना। अपनी शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के अंदर बांटा, उसको आयु के अनुसार भी बांटा, उसके शिक्षण का उद्देश्य भी उसने बताया, और अपने प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यायाम, खेलकूद, संगीत, है ना, सैनिक गतिविधियों का प्रशिक्षण, और उच्च शिक्षा का उसने गणित, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सभी जो ज्ञान है उसको उसके अंदर डाला, जिससे कि एक दार्शनिक शासक तैयार हो सके और एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। धन्यवाद बच्चों।